हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूपीएससी के उत्तराखंड वाली सीरीज़ में। ठीक है, तो अभी हम पहली क्लास कर चुके हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड का आदि ऐतिहासिक काल हमने देख चुका है, प्राग ऐतिहासिक काल मतलब सॉरी है ना। उसी में ही हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। उसमें हमने उत्तराखंड के प्रमुख पुरातात्विक स्थल भी देख लिए हैं। ठीक है, और उसमें ऐतिहासिक काल मतलब हमने इनकी संस्कृति भी देखी थी। ठीक है, तो जिनका हमको जानकारी मिलती है। तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ से यहाँ तक हमने पहली क्लास में कर दिया है। ठीक है, क्लास 1 में कर लिया है। अब हम क्या देखेंगे कि हम जो हमारी क्लास 2 है उसमें हम देखेंगे उत्तराखंड की जो प्राचीन जनजातियाँ, एक इनको देखेंगे, कुड़िंद के बारे में पढ़ेंगे और योद्धे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो जीएस पेपर 5 है जो उत्तराखंड स्पेसिफिक है, इसमें हम जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 को हम पढ़ रहे हैं अभी उत्तराखंड का इतिहास को। ठीक है, तो इसमें हम आज दूसरी क्लास देख रहे हैं। ठीक, तो दूसरी क्लास में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप क्या करो कि टारगेट यूपीएससी को सर्च करो, किस पे, टेलीग्राम पे। ठीक है, आपको ये आइकन मिलेगा, वहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इन्फोग्राफी वगैरह शेयर करना शुरू करूँगा जब 100 लोगों से ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, एक आंसर राइटिंग भी सोच रहा हूँ मैं कि शुरू कर देते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग तब थोड़ी होगी जब मेंस एग्ज़ाम आएगा। वो तो हमको अभी से शुरू करनी पड़ेगी ना। अभी से अगर आंसर राइटिंग शुरू करते हो, जब तक फॉर्म आता है, माना अगर मुश्किल से 60 दिन बाद भी फॉर्म आता है, 2 महीने बाद भी फॉर्म आता है, तो आप 60 आंसर लिख चुके होंगे। मेरा मानना तो ये है। तो जब 60 आंसर आप अभी लिख चुके होंगे, चाहे वो फिर डीएनए से रिलेटेड हो, डेली न्यूज़ एनालिसिस से रिलेटेड हो, चाहे वो इतिहास के ही हो, आज भी मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन दूंगा, आप उसको लिखने की ज़रूर कोशिश करना। और एक मेंस का क्वेश्चन मैं खुद आपको बताऊँगा, कौन सा वाला, जो 2024 के मेंस एग्जामिनेशन में आया है। ठीक है, जो 2024 के मेंस एग्ज़ाम में आया है। ठीक, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और वो मेंस का क्वेश्चन कहाँ से आया पता है आपको? कुड़िंद वंश से आया है। तो कुड़िंद वंश से ये क्वेश्चन आया था, और इसके मतलब 100 नंबर का ये क्वेश्चन, 100 शब्दों का ये क्वेश्चन था। शायद 10 नंबर का होता है, हाँ, तो 10 नंबर का क्वेश्चन था, 100 शब्दों का था क्वेश्चन। तो उसको भी हम देखेंगे कि उसको हम कैसे कर सकते थे उसका आंसर। ठीक है, देखो एक बात आप ये मान के चल लो कि जो इतिहास में जो जानकारी होती है ना, वो फैक्चुअल जानकारी बहुत ज़्यादा होती है। उसमें हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते, मतलब उसमें हम ज़्यादा इनोवेट नहीं कर सकते। देखो जैसे अपना पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ये तो लगातार क्या होता है, करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ होता है। तो हम इनके आंसर को और मॉडिफाई कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पर इतिहास हो, वहाँ पर आपको आंसर फैक्चुअल जानकारी से ही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम पहली जनजाति को देख लेते हैं, कोल को। ठीक है, कोल को देख लेते हैं। तो इतिहासकारों जैसे शिव प्रसाद डबराल हैं, उनके अनुसार कोल उत्तराखंड की सबसे प्राचीन प्रजाति में से एक माना जाता है, या जाति में से एक मानी जाती है। इसके अन्य नाम क्या थे? तो मुंडा इसका अन्य नाम था, सबर भी इसका अन्य नाम था। ठीक, इनकी शारीरिक बनावट कैसी थी? तो रंग इनका काला था, कद छोटा था, नाक चपटी थी, बाल घुंघराले थे। ये निग्रो जैसे या द्रविड़ मूल के लगते थे। इनका निवास क्या था? तो ये वनों में निवास करते थे। तो इम्पॉर्टेंट ये है। ठीक है, देखो जब भी आप इतिहास पढ़ो और कोई भी जाति के बारे में पढ़ो ना, तो सबसे पहले वो निवास, ठीक है, उनकी शारीरिक संरचना कैसी है, ठीक है, उनको किन अन्य नामों से जाना जाता है, उनकी क्या प्रथाएं हैं, ठीक, या उनकी संस्कृति क्या है। तो अगर आपको इतना भी पता है ना, तो आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और प्रीलिम्स में भी यही चीज़ आते हैं, फैक्चुअल, और मेंस में आपको अगर इतनी चीज़ें पता हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर इनकी संस्कृति क्या थी? तो ये प्रकृति पूजक थे, इम्पॉर्टेंट है। फिर उत्तराखंड में पूजा और लिंग पूजा की शुरुआत इन्हीं के द्वारा मानी जाती है। कुमार स्वामी हैं एक इतिहासकार, उन्होंने बताया कि बाद में आने वाली जातियों ने कोलों को अपना दास बना दिया था। ठीक है, कहीं ना कहीं कोलों को क्या कर दिया था? सप्रेस कर लिया था। ठीक, अब इसमें एक प्रथा थी, एक कुमार कुमारी प्रथा थी। ठीक है, मैंने ये बहुत पहले पढ़ा था, कुमार कुमारी प्रथा। कुमार कुमारी प्रथा भी किससे रिलेटेड है भाई? वो भी कोल से रिलेटेड है। ठीक है, कुमार कुमारी प्रथा किससे संबंधित है? तो वो भी कोल से संबंधित है। तो इतना तो फैक्चुअल नॉलेज आपके प्री में भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि यूके SSSC का जो पेपर होता है ना, उसमें भी इतना ही फैक्चुअल आप अगर पढ़ के चले जाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि उसमें क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं आप। ठीक है, फिर अब अगर हम दूसरी जनजाति की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है किरात। तो किरात क्या है? कोलों के बाद उत्तराखंड में जिस प्रजाति का आधिपत्य हुआ, वो क्या थे? किरात थे। इनके अन्य नाम क्या हैं? तो स्कंद पुराण में इन्हें भील भी कहा गया है। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी प्राचीन प्रजाति या जनजाति है जिनको किस नाम से भी जाना जाता है? भील से भी जाना जाता है, तो वो किरात। ठीक है, महाभारत के वन पर्व में इनका जिक्र मिलता है। इन्हें किन्नर या कीर भी कहा जाता है। ये किस मूल के हैं? तो ये मंगोल प्रजाति के लोग थे। इनकी शारीरिक बनावट क्या थी? रंग थोड़ा पीला था।
अब पीला तो चटक पीला तो नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन गेहुआ रहा होगा ये रंग, जहाँ तक मुझे लग रहा है गेहुआ। ठीक है, थोड़ा सा अपने हिसाब से भी आप इनको देख सकते हैं। जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना तो हम वही पढ़ते हैं जो हमें पढ़ाया गया है या जा रहा है। तो पीला तो नहीं रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, गेहुआ रहा होगा। चपटा चेहरा और दाढ़ी मूंछ का इन पर क्या था, आभाव था। ठीक है, फिर इनका क्या महत्व है, तो माना जाता है कि इन्होंने कोलों को हराकर दुर्गम पहाड़ी इलाकों में इनको खदेड़ दिया था। तो कोलों को कहाँ खदेड़ दिया था, तो दुर्गम पहाड़ी इलाकों में खदेड़ दिया था। आधुनिक समय में उत्तराखंड की भूटिया, थारू और बोक्सा जैसी जनजातियों में किरात वंश के अंश माने जाते हैं। महाभारत युद्ध में किरातों ने कौरवों की तरफ से भाग लिया था। तो एक ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि महाभारत काल में कौरवों की तरफ से किसने भाग लिया, तो किसने भाग लिया भाई, किरातों ने भाग लिया। ठीक है, इनकी भाषा मुंडा ना होकर, मुंडा किसकी भाषा थी, मुंडा थी हमारे कोल की भाषा। ठीक है, मुंडा किसकी भाषा थी, तो कोल की भाषा थी मुंडा। लेकिन इनकी भाषा क्या थी, तो तिब्बती वर्मी थी इनकी भाषा, क्योंकि ये उनके परिवार उधरी परिवार से ही थे किरात। तो इनकी भाषा क्या थी, तिब्बती वर्मी भाषा थी इनकी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर जो तीसरी हमारी जनजाति है वो है अपनी क्या है, खस जनजाति। ठीक है, तो किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का आगमन हुआ। ये उत्तराखंड के इतिहास में सबसे प्रभावशाली और सशक्त प्रजाति मानी जाती है। इनका मूल क्या था, ये आर्य मूल के थे, लेकिन वैदिक आर्यों से अलग थे, क्योंकि ये वेदों के कड़े नियमों को नहीं मानते थे। इनका प्रवेश पश्चिम हिमालय कश्मीर के रास्ते हुआ। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। प्रसार, इन्होंने किरातों को उच्च हिमालय क्षेत्रों की ओर धकेल दिया और मध्य हिमालय में बस गए। तो देखो किरातों ने कोलों को खदेड़ा था, फिर किरातों को किसने खदेड़ दिया, खस ने खदेड़ दिया। ठीक है, इधर ऊपर की साइड, हिमालय की साइड। इनकी कुछ सामाजिक प्रथाएं हैं, जैसे खसों की सामाजिक परंपराएं बहुत विशिष्ट थी, जिसमें से कुछ आज भी जौनसार भावर के क्षेत्र में देखी जाती हैं। देख सकते हैं आप लोग भी। जैसे घर जवाई प्रथा, तो इसमें क्या था कि दामाद का ससुराल में रहना, वो घर जवाई प्रथा है। टेकुआ प्रथा, विधवा महिला किसी अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, तो इसको क्या प्रथा कहते थे, टेकुआ प्रथा कहते थे। फिर झटेला, यदि कोई महिला दूसरे विवाह के समय पहले पति की संतान साथ लाती थी तो उस बच्चे को झटेला कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये कभी भी प्री में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और मेंस में भी जब आपको खस प्रजाति के बारे में पूछेंगे, ठीक है, या उनकी सामाजिक प्रथाओं के बारे में पूछे, उनका सोशल कस्टम के बारे में पूछे, तो आपको ऐसी प्रथाओं के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर धर्म क्या था, तो महाभारत के समय तक खस पूरी तरह से पहाड़ों में फैल चुके थे। 1885 में अंग्रेजों ने खसों को शूद्र वर्ग में शामिल किया था, लेकिन बाद में इनको फिर क्या मान दिया गया, क्षत्रिय मान दिया गया। ठीक है, अब देखो कुछ MCQ हैं जो हमने अभी तक 3 जनजातियाँ पढ़ी हैं, प्राचीन जनजातियाँ पढ़ी हैं, प्रजाति पढ़ी हैं, ट्राइब पढ़ी हैं, उनके बारे में कुछ क्वेश्चन है, MCQ हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड की सबसे प्राचीन प्रजाति किसे माना गया है, तो कोल को माना गया है। ठीक है, ठीक। दूसरा है स्कंद पुराण में किरात प्रजाति किस नाम से संबोधित की जाती थी, तो भील के नाम से की जाती थी। ठीक, फिर है टेकुआ और झटेला जैसी सामाजिक प्रथाएं किसकी थी, तो किनकी थी, खस की थी ये प्रथाएं। ठीक है, क्या, टेकुआ और झटेला प्रथा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन था मेंस में आ रखा था, कब, 2024 में। तो ये क्वेश्चन क्या था कि कुणिंद उत्तराखंड में शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक शक्ति थे। इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। और ये था 100 शब्दों का क्वेश्चन था, 100 शब्दों का ये क्वेश्चन था और 10 मार्क्स का था। ठीक है, तो आप इस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, पहले हम कुणिंद पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चनों को कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब कुणिंद वंश, कुणिंद डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तराखंड की प्रथम इसको राजनीतिक शक्ति भी कहते हैं। समय काल क्या है, लगभग 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, मतलब 600 BC से 300 AD तक। ठीक है, जानकारी के स्रोत मुख्य रूप से इनके सिक्कों या कॉइन्स से प्राप्त होती हैं। ठीक है, इनकी उपाधि कुछ टाइटल भी थे इनके राजाओं के। देखो एक तो महात्म था, यहाँ पर गलत लिख दिया पर महात्म था। ठीक है, एक तो महात्म था, एक भगवत की उपाधि थी इनकी। तो ये लोग क्या करते थे, 2 उपाधियाँ इनमें बड़ी फेमस थी, एक महात्म की थी, एक भगवत की थी। ठीक है, तो इन यहाँ से हमको देखो कुणिंदों की जो हमको जानकारी मिलती है ना, वो सबसे ज़्यादा सिक्कों से मिलती है, ये तो इम्पॉर्टेंट है। और इनके सिक्कों को कितने भागों में बांटा गया था, तो 3 भागों में बांटा गया था। पहला था इनका सिक्का अमोघभूति प्रकार का सिक्का था। ये कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा भी था, कौन, अमोघभूति। ठीक है, धातु इसमें कैसे यूज हुई थी, तो इसके सिक्के रजत, चांदी और तांबे दोनों में मिलते हैं। ठीक है, इसमें लिपि क्या थी, तो खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों लिपियों का इसमें प्रयोग हुआ था।
ठीक है। महत्व क्या है, तो सबसे ज़्यादा सिक्के इसी राजा के प्राप्त हुए हैं, किसके, अमोघभूति के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। प्रभाव क्या है, तो इन सिक्कों पर यूनानी कला का प्रभाव देखने को मिलता है। इस पे कुछ चिन्ह भी मिलते हैं, इस सिक्के जो सिक्के मिले थे ना उन पे कुछ चिन्ह देखने को मिलते हैं। उसमें चिन्ह क्या है, तो शिव के चिन्ह है, नंदी की छाप है, ठीक है। और इन सिक्कों पे क्या लिखा गया था, तो राज्ञ कुणिंदस्य अमोघभूतिस्य महाराजस्य, तो उसमें ये लिखा गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो दूसरे प्रकार के सिक्के मिले हैं वो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के मिले हैं। इसमें क्या मिला है, इसकी प्राप्ति स्थल कहाँ है, तो ये अल्मोड़ा से मिले हैं हमको। इनमें राजाओं के नाम, इन सिक्कों पर मुख्य रूप से 4 राजाओं के नाम हमको देखने को मिलते हैं। क्या है, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और भगवत, ठीक है। संख्या क्या थी, तो इस प्रकार के कुल 54 सिक्के मिले हैं और उनमें से भी 4 सिक्के कहाँ रखे गए हैं, तो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखे गए हैं। मतलब 54 सिक्के मिले थे भाई, और 54 में से 4 सिक्के अपने कहाँ हैं, तो वो हैं यहाँ पर ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। अब जो ये अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं ना, इन पे चिन्ह कैसे मिले थे, तो मानव मूर्ति मिली थी, कुबड़ वाले बैल के चित्र मिले थे। ऊपर जो हमने पढ़ा था क्या, कि अमोघभूति में कैसे मिले थे, तो शिव और नंदी की इसमें क्या मिली थी, छाप मिली थी। लेकिन अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों पर हमको कैसे चिन्ह मिले थे, तो मानव मूर्ति मिली थी, कुबड़ वाले बैल के हमको क्या मिले थे, चिन्ह मिले थे। अब इसमें धातु कौन सी प्रयोग हुई है, तो इसमें मुख्य रूप से तांबे की धातु से बने थे क्या, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के बने थे, ठीक है। अब तीसरे जो सिक्का मिला था वो था छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के। इनको अन्य नाम, इनको अनाम प्रकार के सिक्के भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इन पर किसी राजा का नाम था ही नहीं। प्रभाव क्या था, इन पर कुषाणों का प्रभाव देखने को मिलता है। इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी मिलती है इससे, ठीक है, किससे, छत्रेश्वर प्रकार के किससे, सिक्कों से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वन लाइनर फैक्ट भी कह सकते हैं, आप इसको फैक्ट भी कह सकते हैं कि राहुल शंकराचार्य के अनुसार क्या है, कुणिंदों के आराध्य देव क्या थे, भगवान शिव थे, ठीक है। MP जोशी ने, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, मार्फोलॉजी ऑफ कुणिंदा कॉइन्स। तो MP जोशी की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है, तो मार्फोलॉजी ऑफ कुणिंदा कॉइन्स है, ठीक है। महाभारत में उल्लेख हुआ है कि कुणिंदों के लिए द्विज शब्द का उपयोग किया जाता था, और कुणिंद नरेशों या राजाओं के लिए द्विज श्रेष्ठ का भी शब्द का उपयोग किया जाता है। देखो कुणिंदों के लिए तो कौन से शब्द का यूज़ हो रहा है भाई, तो इनके लिए हो रहा है द्विज शब्द का यूज़ हो रहा है। लेकिन कुणिंद नरेशों के लिए किस शब्द का यूज़ हो रहा है, तो द्विज श्रेष्ठ का यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर राजा, इनका जो सुबाहु राजा था उसका उल्लेख हमको महाभारत के वन पर्व में भी देखने को मिलता है। जो सुबाहु था, इनकी राजधानी कहाँ थी, तो इनकी राजधानी थी श्रीनगर में थी, ठीक है। इन्होंने महाभारत युद्ध में पांडवों का क्या करा था, सहायता करी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये इंपॉर्टेंट हमने क्या पढ़ लिया, पूरा हमने कुणिंद वंश पढ़ लिया, ठीक है। अब कुणिंद वंश से रिलेटेड कुछ MCQ है, इन MCQ को भी यहीं पे देख लेते हैं कि कुणिंद वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे, तो अमोघभूति इनके क्या थे, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा थे। फिर अल्मोड़ा प्रकार के कुणिंद सिक्कों में किन राजाओं का नाम नहीं मिलता, देखो शिवदत्त का मिलता है, शिवपालित का मिलता है, हरिदत्त का मिलता है, लेकिन अमोघभूति का नाम उसमें क्या नहीं मिलता, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में अमोघभूति का नाम नहीं मिलता, ठीक है। अमोघभूति का नाम अमोघभूति प्रकार के सिक्कों में मिलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखो ये जो मेंस का क्वेश्चन था, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है कि कुणिंद उत्तराखंड के शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक शक्ति थे, ठीक है। इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करो। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक तो यहाँ पर जैसे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, देखो एक तो आंसर लिखने का एक तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कुणिंद उत्तराखंड में शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक शक्ति थे, तो आपको मानना है कि थे, क्या मानना है आपको, कि वो क्या थे, प्रथम राजनीतिक शक्ति तो थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आगे ये क्वेश्चन आया है कि इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करो, तो जैसे ही इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करो ना, तो इसमें आपको कैसे आंसर लिखना होता है कि जब आप आंसर लिखो तो 70% जो आप तर्क दो अपने, वो कैसे होने चाहिए, पक्ष में होने चाहिए, ठीक है। और जो 30% तर्क दो आप, वो क्या होने चाहिए, विपक्ष में होने चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दो कि जब भी क्रिटिकल एग्जामिन करने के लिए कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें 70% तर्क हमको किस में देने पड़ते हैं, पक्ष में देने पड़ते हैं, और 30% तर्क हमको किस में देने पड़ते हैं, विपक्ष में देने पड़ते हैं, ठीक है। अब जब आप तर्क दोगे कि ये प्रथम राजनीतिक शक्ति थे, तो क्या तर्क दोगे, तो सबसे पहला आप इसमें एक तर्क ये दे सकते हैं ना कि इनके हमको साक्ष्य किससे मिले हैं, तो सिक्कों से इनके साक्ष्य मिले हैं, सिक्कों से साक्ष्य मिले हैं,
ठीक है। देखो भाई, इनके साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? सिक्कों से मिले हैं। और सिक्कों में यहाँ तक लिखा गया है कि वो लिखा था ना भाई कि राज्य कुणिंदस्य अमोघ भूतिष्य लिखा था। तो इसका मतलब ये प्रूफ, मतलब इससे क्या प्रूफ होता है तो कि ये थे, मतलब भाई राजनीतिक शक्ति उसी की तो होगी जिसके सिक्के चलेंगे। और सिक्के किस काम के लिए आएंगे? इसका मतलब उस टाइम पे व्यापार भी तो होता रहा होगा, ठीक है, व्यापार होता रहा होगा उस टाइम पे, लेन देन वाला सिस्टम रहा होगा, लेन देन वाला सिस्टम रहा होगा, ठीक है। तो ये सब शक्तियाँ कि कौन सी चीज़ में होती हैं? ये किसी राजनीतिक पहलू में ही तो ये सारी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, कि है ना। तो एक चीज़ तो ये। दूसरा देखो, भौगोलिक विस्तार। अब आप बोलोगे कि अब आप सोचो कि भौगोलिक विस्तार कैसे? देखो हमने तो इसके बारे में पढ़ा नहीं, लेकिन भौगोलिक विस्तार, ठीक है, जो मुझे लगता है, देखो ये मौर्य के समकालीन थे, ठीक है, मौर्य के समकालीन थे, समकालीन थे ये, ठीक है। अब जब ये मौर्य के समकालीन थे तो सोचो कि हमको कालसी से एक अभिलेख मिलता है, कालसी से एक अभिलेख मिलता है, ठीक है, कालसी से हमको एक अभिलेख मिलता है। अब जैसे हमको कालसी से एक अभिलेख मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि जो इनका भौगोलिक क्षेत्र रहा होगा वो कहाँ से रहा होगा भाई? गंगा से और ऊपर काली नदी तक रहा होगा, काली नदी तक रहा होगा। क्योंकि भाई कालसी के अभिलेख में हमको कुणिंदों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है, ये तो मानते हो ना आप। तो इनका क्षेत्र कहाँ रहा होगा? गंगा से काली नदी के उस पर रहा होगा। अब भौगोलिक क्षेत्र भी किस राज्य का होता है? जो राजनीतिक रूप में क्या हो, सशक्त हो। मतलब जो भी हम साक्ष्य दे रहे हैं भाई, जो भी हम तर्क दे रहे हैं, हम उनको प्रूफ भी तो कर रहे हैं कि सिक्कों के साक्ष्य मिले। तो वो क्या होता है कि राजनीतिक शक्ति के पास ही सिक्के आ सकते हैं। भौगोलिक विस्तार, अगर किसी के पास भौगोलिक रूप से जो जगह है तो वो भी किसके पास होगा भाई? जिसके पास क्या होगा? राजनीतिक शक्ति होगी, ठीक है। तीसरा देखते हैं इसमें स्वतंत्र स्वायत्त की अगर बात करें हम, स्वतंत्र स्वायत्त की बात करें, देखो स्वतंत्र सत्ता, स्वायत्त नहीं, स्वतंत्र सत्ता की बात करें तो देखो जो हमको इनके सिक्के मिले हैं ना, इनमें किसी अन्य राजा के भी क्या नहीं है? नाम नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है भाई कि जब उसके राजा के नाम नहीं थे तो ये संकेत देता है कि स्वायत्त शासन था यहाँ पर, स्वायत्त शासन था। क्या शासन था? स्वायत्त शासन था, ठीक है। अब जब स्वायत्त शासन हो किसी का तो वो भी क्या दिखाएगा कि भाई वो क्या था? राजनीतिक शक्ति थी, ठीक है, वो भी क्या थी भाई? राजनीतिक शक्ति थी। तो हमने इसमें 3 पॉइंट देख लिए इसके तर्क में, ठीक है। पहला हमने देखा कि इनके जो सिक्कों के साक्ष्य थे उससे हमको जानकारी मिलती है कि भाई ये व्यापार करते होंगे, ये लेन देन करते होंगे। इसके मतलब वहाँ पर कोई आर्थिक गतिविधि चल रही होगी ना। तो जब वो आर्थिक गतिविधि चल रही तो वो किसी राजनीतिक शक्ति में ही चल सकती है। भौगोलिक विस्तार देखा हमने इनका, ठीक है। फिर हमने इनका स्वतंत्र सत्ता देखी कि इनके सिक्के पे किसी भी अन्य राजा का नाम क्या नहीं मिलता? देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अब अगर हम इसके विपक्ष में तर्क दें तो पहले बताओ, इनके विपक्ष में तर्क दे तो हमने इनसे पहले क्या पढ़ दी है? जनजाति पढ़ दी है, ठीक है। हमने कोल पढ़ी, हमने किरात पढ़ी, हमने खस पढ़ी, ठीक है ना। जब हमने इतनी जनजातियों के बारे में पढ़ दिया और वो जनजाति निवास भी करती थी, ठीक है, ठीक है। और भले उनका कोई सिक्के विक्के हमें नहीं मिले, एक बार के बाद मान लो कि हमको उसका सिक्का वक्का कुछ नहीं मिला, है ना, लेकिन भाई हमको उनके सामाजिक ढांचे के बारे में तो हमने पढ़ा, सामाजिक ढांचे के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने उनकी प्रथाओं के बारे में देखा, ठीक है। हमने उनके संस्कृति के बारे में देखा। तो भाई ये सब भी चीज़ें किसकी होती हैं? जिसकी राजनीतिक शक्ति होती है, उन्हीं की तो हम ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, ये प्रॉपर्टीज उसी की तो है। तो इसका मतलब ये कहा नहीं जा सकता कि भाई जो कुणिंद हैं वो राजनीतिक शक्तियाँ हैं, ठीक है। एक तो आप ये देख सकते हैं। दूसरा आप ये देख सकते हैं कि इनमें क्या हमको केवल सिक्कों की जानकारी मिलती है भाई, इसमें हमको कोई साहित्यिक जानकारी मिली? नहीं मिली, ठीक, साहित्यिक जानकारी मिली? नहीं मिली। तो जब साहित्यिक जानकारी नहीं मिली तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्रथम राजनीतिक शक्ति थे, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रथम लिखा हुआ है, माना अब तीसरा आप ये भी तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रथम लिखा हुआ है तो इसकी कोई सीमा नहीं है, ना कोई इसके लिखित प्रमाण मिले हैं, ठीक है, ना कोई इसका भौतिक प्रमाण है। तो जब ये है ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये पहली राजनीतिक शक्ति थी? तो देखो, जब भी आपको आलोचनात्मक क्या आंसर लिखने के लिए आया आपको, तो आपको हमेशा क्या करना है?
70% पक्ष में लिखना है, 30% विपक्ष में लिखना है, ठीक है ना। तो और एक गाना इसमें याद है ना कि अगर तुम दिन को अगर रात कहो तो हम रात कहेंगे, और रात को अगर दिन कहो तो हम दिन कहेंगे। तो यहाँ पर यही खेला होता है, ठीक है, ये खेला ही सारा शब्दों का है। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट रख लो, या फिर मैं इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार नहीं ये आगे चलता नहीं है। थोड़ा मेरा टेक्निकल हैंड भी क्या है, थोड़ा सुस्त है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की जनजातियों के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम शकों के बारे में। किसके बारे में? शकों के बारे में देखते हैं। तो जो शकों की जानकारी मिलती है हमको, वो सूर्य मंदिरों से मिलती है। शक लोगों ने क्या करा कि उत्तराखंड में बहुत सारे क्या बनाए, सूर्य मंदिर बनाए। तो शक राजाओं की उपाधि क्या थी? क्षत्रप थी, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि कहाँ पे? उड़ीसा में है, ठीक है, सन टेम्पल, ठीक है। इसका निर्माण किसने करा था? तो राजा नरसिम्हदेव प्रथम द्वारा किया गया था। जो ये थे, ये गंग डायनेस्टी के थे, और कब का है? तो 1100 AD का, 12वीं शताब्दी के आसपास का ये मंदिर है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये जस्ट फॉर द उसको कनेक्ट करने के लिए, किसको? सेंट्रल हिस्ट्री को कनेक्ट करने के लिए लिख दिया, ठीक है। फिर जो उत्तराखंड के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है वो है कटारमल का सूर्य मंदिर। तो यह उत्तराखंड का सबसे मुख्य सूर्य मंदिर है। विशेषता क्या है? तो यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर भी है। असली नाम इसका क्या है? बड़ादित्य का सूर्य मंदिर है, ठीक है। स्थान का है? अधेली सुनार गांव, लमगड़ा ब्लॉक, अल्मोड़ा में है ये मंदिर। कौन का? कटारमल का सूर्य मंदिर। यहाँ पर एक घटना हुई थी 1974 में। यहाँ से अष्टधातु की मूर्ति क्या हो गई थी? मुख्य मूर्ति चोरी हो गई थी, जिससे लगभग 12 करोड़ रुपए की हानि मानी जाती है। कि जिस लोगों ने भी ये चोरी करी थी, तो इस मूर्ति की कीमत कितनी थी? तो 12 करोड़ की इस मूर्ति की कीमत थी। जो इसके कपाट हैं वो अब कहाँ पर रखे गए हैं? तो राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए हैं, दिल्ली में, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। फिर पलेठी का सूर्य मंदिर। तो पलेठी का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा कल्याण वर्मन द्वारा किया गया था, ठीक है। ये कहाँ पर है? हिंडोला खाल, देवप्रयाग ब्लॉक, टिहरी में। तो कुछ अन्य भी सूर्य मंदिर हैं उत्तराखंड में, उनके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। जैती का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है। सुई, रमक और खेती खान जो मंदिर है, ये एक ही नाम है, ठीक है, ये चंपावत में है। सुई का किला भी नोट किया गया है। अच्छा हाँ, तो सुई का किला भी कहाँ पर है? चंपावत में ही है, ठीक है। कुलसारी का सूर्य मंदिर ये चमोली में है। देखो ये बिहार की नहीं है बल्कि क्यारकी है। तो क्यारकी का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में है, ठीक है। भौनदित्य का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो ये है पिथौरागढ़ में है, ठीक है। मिंजियाली का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये उत्तरकाशी में है। फिर दुगई आगर का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी पिथौरागढ़ में है। मड का सूर्य मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़। देखो मडगढ़, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो मड का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो पिथौरागढ़ में है। और मण का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो चंपावत में है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, या आप इसका क्या कर लें, स्क्रीनशॉट रख के कर लें, अपने पास रख लें, ठीक है। तो अब यही क्वेश्चन है आपके लिए, MCQ है, ठीक। तो कटारमल का सूर्य मंदिर जो कि अल्मोड़ा में किस वर्ष मुख्य मूर्ति की चोरी हुई थी? तो 1974 में हुई थी मूर्ति की चोरी, है ना, 1974 में हुई थी, ठीक। फिर पलेठी का जो सूर्य मंदिर है, टिहरी का निर्माण किस राजा ने कराया था? तो ये कराया था राजा कल्याण वर्मन ने कराया था, ठीक है। अब हम कुषाण वंश के बारे में पढ़ते हैं। देखो कुषाण वंश क्या है? देखो ये कुषाण वंश का थोड़ा सा संदर्भ मिलता है, ठीक है। कहाँ पर? जो इसके सिक्के हैं, इसका संदर्भ कहाँ से मिलता है? उत्तराखंड के हिस्ट्री से मिलता है, ठीक है। वैसे ये दक्षिण भारत का है कुषाण वंश, ठीक है। तो ये पर सामान्य परिचय क्या है? तो इसके संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कटफिसिस थे। इसके कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कटफिसिस थे। इसकी उपाधि क्या थी? तो देवपुत्र की उपाधि थी। किसकी? कुजुल कटफिसिस की। सबसे शक्तिशाली राजा इनमें कौन थे? कनिष्क थे, ये हमें पता है। इनकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? सिक्कों से मिलती है। तो उत्तराखंड में कुषाणों की उपस्थिति का पता मुख्य रूप से उनके सिक्कों से चलता है। ये सिक्के मुख्य रूप से मतलब कुछ स्थानों से मिले, जैसे गोविषण काशीपुर से मिले हैं, मुनि की रेती टिहरी से मिले हैं, वीरभद्र ऋषिकेश से मिले हैं, मोरध्वज कोटद्वार को ही कहते हैं, मोरध्वज यहाँ से मिले हैं, कंचनपुरी खटीमा को कहते हैं, यहाँ से भी मिले हैं कुषाण कालीन वंश, और सुमाड़ी पौड़ी, यहाँ से तो सबसे ज़्यादा कुषाण कालीन क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं, ठीक है। अब कुछ प्रमुख स्थल जैसे गोविषाण, देखो 1960 में KP नोटियाल द्वारा इसमें इनकी खोज की गई। यहाँ से राजा वासुदेव के सिक्के मिलते हैं कुषाणकालीन, ठीक है। मुनि की रेती 1972 में यहाँ से मिले हैं। हुइस्क के समय के सिक्के मिले हैं। विशेष सिक्के क्या है? यहाँ से एक ताम्र सिक्का मिला है जिस पर राजा वासुदेव का नाम लिखा है, और शिव और नंदी का भी क्या है इसमें चित्र अंकित है। फिर मोरध्वज 1987 में M मरखाम द्वारा
यहाँ का सर्वेक्षण किया गया, ठीक है। तो यहाँ से भी मिले हैं, मतलब कोटद्वार से। मोरध्वज किसका नाम है? कोटद्वार का नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर कंचनपुरी से, तो यहाँ से जो सिक्के मिले हैं वहाँ पर कुछ राजाओं के नाम है, जैसे राजा वासु का नाम है, एक और राजा का नाम है इसमें, लेकिन वो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो वो है। फिर सुमाड़ी गांव से भी मिले हैं, यहाँ से तो 1000 सिक्के मिले हैं, यहाँ के कुषाणकालीन सिक्के। और रिकॉर्ड यही है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्या मिले हैं? कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं। फिर आता है योधे वंश, ठीक है। तो इसकी जानकारी के भी मुख्य स्रोत क्या है? सिक्के ही हैं। यहाँ पर जो लिपि यूज़ हुई है वो ब्राह्मी लिपि भी यूज़ हुई है, और जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? तो प्राकृतिक भाषा है। तो प्रमुख स्थल और साक्ष्य क्या है? तो इनके साम्राज्य का प्रभाव है ना, योधे वंश का जो साम्राज्य का प्रभाव था वो प्रमुख रूप से 2 केंद्रों पर था। पहला था जौनसार, ठीक है, ये कहाँ पर है? बाड़वाला देहरादून में है, ठीक है। प्राप्त साक्ष्य क्या है यहाँ से? तो यज्ञ वेदिकाएँ मिली हैं इनके टाइम की। संबंधित शासक कौन है? तो ये यज्ञ वेदिकाएँ राजा सीलवर्मन की हैं, ठीक है। और जो दूसरा है वो कालो का डांडा है। कालो का डांडा वर्तमान में क्या है? लैंसडाउन है, लैंसडाउन, ठीक है, लैंसडाउन को कहते हैं। यहाँ से भी मिले हैं। अब इनकी धार्मिक मान्यता क्या है? तो इनके जो कुल देवता हैं वो कौन है? भगवान कार्तिकेय हैं इनके कुल देवता, ठीक है। कुछ मंदिर में जैसे जरा कार्तिकेय भगवान कार्तिक के रिलेटेड से कुछ मंदिर हैं, जैसे क्रोंच पर्वत पर क्या है? एक मंदिर है, और जो क्रोंच पर्वत का जो मंदिर है वो है रुद्रप्रयाग में। ये कई बार पेपर में आ गया है, PYQ अगर आप देखोगे ना तो कई बार पूछते हैं कि क्रोंच पर्वत कौन से ज़िले में है? तो कौन से ज़िले में है? तो रुद्रप्रयाग ज़िले में। और यहाँ पर कौन सा मंदिर है? तो भगवान कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर नागवंश, इसके बाद आता है नागवंश, ठीक है। योधे वंश के बाद आता है नागवंश। तो इनकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो गोपेश्वर का त्रिशूल लेख से हमको नागवंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इनका जो प्रमुख मंदिर है, सर्वाधिक मंदिर कहाँ है? तो उत्तराखंड के नाग देवताओं के सबसे ज़्यादा मंदिर कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में देखने को मिलते हैं, जैसे बेरी नाग हो गया, पिंगली नाग हो गया, ठीक है। लेकिन टिहरी से भी एक हमको क्या मिलता है? नागराजा मंदिर मिलता है, सेम मुखिम, ठीक है। डांडा, देखो यहाँ पर लिखा है डांडा सेम मुखिम नागराजा मंदिर, जो कि प्रसिद्ध मंदिर है, वो कहाँ का है? तो वो टिहरी जिले में है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर प्रमुख राजा भी हैं। तो जो गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में, उसमें हमको 4 नाग राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, स्कंद नाग, विभु नाग, अंशु नाग और गणपति नाग। गणपति नाग जो है ये सबसे शक्तिशाली राजा भी माने जाते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मौखरी वंश और हर्षवर्धन काल। देखो मौखरी वंश जो था ना उत्तराखंड का, ठीक, तो मौखरी वंश नागवंश के पतन के बाद कन्नौज में मौखरी वंश आया, और इसके जो मौखरी वंश के जो अंतिम राजा थे वो थे गृहवर्मन, ठीक है। अब सुनो, देखो जो हर्षवर्धन की बहन थी उनकी शादी हुई थी गृहवर्मन से। तो जैसे ही गृहवर्मन की मृत्यु हो जाती है तो जो ये राज्य था पूरा का पूरा, जो मौखरी साम्राज्य था, वो हर्षवर्धन के अंडर में आ जाता है। तो गृहवर्मन की हत्या के हो जाने के बाद उत्तराखंड थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन के अधीन आ गया। अब देखो जैसे ही हर्षवर्धन के अधीन आए ना, तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो बाणभट्ट अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हर्ष चरित्र में हर्ष को उत्तराखंड की यात्रा की जानकारी मिलती है, ठीक है। और कुछ जो बाहर से यात्री भी आए थे उनकी उससे भी मिलती है हमको जानकारी। तो देखो वेनसांग, ठीक है, वेनसांग इसी के शासनकाल में आया था। किनके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो ये भारत कब आया था? 629 ईस्वी में आया था। भारत से गया कब? तो 645 ईस्वी में गया। लेकिन ये उत्तराखंड में कब आया? तो 634 ईस्वी में ये इसने क्या करी थी? हरिद्वार की यात्रा करी थी। इसका जो वास्तविक नाम है वो क्या है? युआन च्वांग, च्वांग नहीं है, ये युआंग च्वाड़ है, ठीक है। तो ये आपको ये नाम याद होना चाहिए। फिर क्या होता है कि हर्ष के मृत्यु के बाद ना, जो हर्षवर्धन है इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि ये पूरा साम्राज्य इनके छोटे छोटे भागों में बन जाता है। मुख्य रूप से ये 3 भागों में बन जाता है। तो एक है ब्रह्मपुर राज्य, जो ये ब्रह्मपुर राज्य है ना, ये गंगा हरिद्वार से करनाली तक फैला हुआ था। दूसरा था शत्रुघ्न राज्य, सिरमौर वाला राज्य। और तीसरा था गोवषाण राज्य। इसमें वर्तमान में रामपुर, पीलीभीत और काशीपुर वाले क्षेत्र हैं। तो जो ब्रह्मपुर राज्य था ना, ये जो उत्तराखंड वाला राज्य है, फिर हम इसी को पढ़ेंगे। और इसी में आता है पौरव वंश। इसी में क्या आता है? पौरव वंश, ठीक है। आगे आता है इसी में ब्रह्मपुर राज्य में ही क्या आता है? पौरव वंश, ठीक है। तो पौरव वंश, तो इसकी जो जानकारी मिलती है हमको, पौरव वंश की जानकारी वो मिलती है तालेश्वर ताम्रपत्र में। और तालेश्वर ताम्रपत्र की प्राप्ति हमें कहाँ से मिली है? तो अल्मोड़ा से हुई है। कब खोजा गया था? तो 1915 में खोजा गया था, ठीक है। यहाँ पर लिपि कौन सी हुई है? तो गुप्त ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। भाषा कौन सी यूज़ हुई है? तो संस्कृत भाषा यहाँ पर यूज़ हुई है, ठीक है। जो राज्य का विस्तार था वो क्या था? पर्वताकार राज्य कहा जाता है इसे, ठीक है।
है ना। इसकी सीमा क्या थी, तो गंगा नदी से करनाली नदी तक, मतलब जो हरिद्वार से और नेपाल जो अभी भी है, मतलब जो वर्तमान टाइम में जो पूरा उत्तराखंड है वो इसी यहीं से यहीं तक तो फैला हुआ है। ठीक है। फिर महत्व क्या है, यह उस समय का सबसे विस्तृत क्षेत्र था। ठीक है। अब इसमें कुछ प्रमुख राजाओं के नाम भी मिले। तो तालेश्वर ताम्रपत्र से मुख्य रूप से 2 राजाओं के नाम मिले, एक तो द्वितीय वर्मन है, दूसरा है विष्णुवर्मन। लेकिन उस टाइम पे जो राजा थे वो 5 थे, तो अग्निवर्मन, वृषवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय। तो ये टोटल 5 राजा थे। लेकिन जो तालेश्वर ताम्रपत्र है इसमें हमको केवल कितने राजाओं की जानकारी मिलती है, तो 2 राजाओं की जानकारी मिलती है, एक तो है द्वितीय वर्मन और एक है विष्णुवर्मन। फिर इनकी जो धर्म मान्यता है तो क्या है कि पौरव वंश के कुल देवता का नाम क्या था, वीरणेश्वर था। ये वीरणेश्वर स्वामी था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इनका कुछ एडमिनिस्ट्रेशन भी है। तो कुछ पद हैं जैसे कोट को क्या कहते थे, राजा का निवास स्थान कहते थे। घर को ये राजधानी कहते थे। ठीक है। राजमात्य को क्या कहते थे, मंत्री कहते थे। बलाध्यक्ष को ये सेना नायक कहते थे। संधि विरहकर्ता को क्या कहते थे, विदेश मंत्री कहते थे। जमनपति, ठीक है, ये पैदल सेना अध्यक्ष होता था। द्विवीरपति क्या होता था, लेखक वर्ग का प्रधान होता था। कटु क्या होता था, गुप्तचर होता था। कायस्थ क्या होता था, जमीन की माप करने वाला अधिकारी। शुभकारपति क्या होता था, भोजनाध्यक्ष होता था। और भाकी क्या होता था, कर वसूलने वाला अधिकारी। देखो, तो इसकी आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट रख लो और इसको बार बार आप देखते रहना। तो ये आपको क्या हो जाता है, पौरव वंश का एडमिनिस्ट्रेशन याद हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो, कटुक आ सकता है, शुभकारपति आ सकता है, भागिक आ सकता है। ठीक है। राजमात्य आ सकता है, बलाध्यक्ष आ सकता है, संधि विग्रहकर्ता आ सकता है। ठीक है। तो वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, पर ये याद भी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होंगे याद, आपको रोज़ देखना भी पड़ेगा इसको। ठीक है। फिर आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन है, आप इसको क्या करो, एक बार ट्राई करना खुद से और देखना आप लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते। वैसे खस प्रजाति के बारे में तो हमने पूरी ही देखा है, उनकी सामाजिक प्रथा देखी थी हमने। ठीक है। और उनके महत्व का वर्णन तो देखो, एक बार अगर आप कर सकते हो इसको, तो इसको ज़रा 100 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना। ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये क्लास 2 थी। ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, और पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।